मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअरमध्ये दोन ट्रीटमेंट्स, मायक्रोबियल ट्रीटमेंट्स आणि मायक्रोबियल प्रोडक्ट्स अशा दोन हेडिंग्स आहेत. एक सिवेज ट्रीटमेंट आणि दुसरा आहे बायोगॅस किंवा गोबर गॅस. बायोगॅस और गोबर गॅस सुद्धा एक बैक्टीरियल प्रोडक्शन है. कई लोग ये समझते हैं कि बायोगैस प्रोडक्शन में सिर्फ एक कैटेगरी या एक प्रकार का बैक्टीरिया है, मिथेनोजेंस. ऐसा नहीं है. बायोगैस प्रोडक्शन होते समय गोबर के जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स, उनको पहले मोनोमर्स करना पड़ता. मोनोमर्स, उसके बाद मोनोमर्स के एसिडिफिकेशंस होते हैं, एसिड्स बनते हैं, और उसके बाद बनता है बायोगैस, इन द सेंस मीथेन. इसका कंसेप्ट क्या है? बायोगैस का कंसेप्ट क्या है? बायोगैस का बड़ा सिंपल कंसेप्ट है. हम क्या करते, कैटल, गायां, भैंसे, ऊंट, इनके रूमेन माने पेट में, रूमेन में एक नेचुरली सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पलता है, वही मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया उनके डंग के साथ ही बाहर आता है, काऊ डंग के साथ ही बाहर आता है, और उस डंग को हम एक कंक्रीट पिट में, कंक्रीट के एक टैंक में भरते, जो अंडरग्राउंड होता है तकरीबन 10 से 15 फीट बिलो द ग्राउंड, ज़मीन के 15 फीट नीचे. बायोगैस या फिर जो गोबर गैस है, उसका निर्माण करने के लिए खुद महात्मा गांधी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि ही वॉज अवेयर ऑफ द ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल वुमन, रूरल लेडी, द प्रॉब्लम ऑफ स्मोक, प्रॉब्लम ऑफ डर्ट, प्रॉब्लम ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन, अस्वच्छता. IARI और KVIC, इन दो इंस्टीट्यूट्स ने मिलके बायोगैस का डिज़ाइन किया, बरोबर. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो खादी व ग्रामोद्योग कमीशन है, उन्होंने मिलके बायोगैस को डिज़ाइन किया, उनके इंजीनियर्स ने. इसमें क्या होता है कि तकरीबन 10 से 15 फीट नीचे हमारा हेडिंग है बायोगैस प्रोडक्शन. इस प्रोडक्शन के लिए तकरीबन एक 10 to 15 फीट नीचे अंडरग्राउंड एक कंक्रीट का टैंक बनते हैं. देयर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंक्रीट टैंक नियरली 10 to 15 फीट डाउन. ये इस तरह से एक कंक्रीट टैंक है. इस कंक्रीट टैंक को दो पाइप्स है. एक है इनलेट विच इज कमिंग लाइक दिस, और एक है आउटलेट जो उसको बाहर निकाल रहा. ये आउटलेट है. समझ में आई बात? इनलेट एंड आउटलेट. इनलेट से हम रॉ डंग, कच्चा डंग अंदर डालते हैं. वो डालते हैं स्लरी के फॉर्म में. स्लरी माने पेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज काउ डंग स्लरी. क्या बोलते हैं उसको हम? काउ डंग स्लरी. जो काउ डंग स्लरी है पेस्ट के फॉर्म में, इसमें कई बार और कुछ अनवांटेड चीज़ें होती है. लीटर भी होता है थोड़ा सा, माने वो घास जो जानवरों ने छोड़ दिया है. इनलेट पाईपमधून ते सगळं इथे येतं. त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी जास्त असल्यामुळं ते बॉटमला राहतं आणि त्याच्यामधल्या सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज, पॅक्टिन्स, लिग्निन्स, गम्स, प्रोटीन्स, फॅट्स, हे सगळे पॉलीमर्स ऑफ डंग आहेत. डंगमध्ये काय असतं? गोबर में क्या क्या होता है? गोबर में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहायड्रेट, हेमिसेल्युलोज, सेल्युलोज, पॅक्टिन्सच्या फॉर्ममध्ये कार्बोहायड्रेट आहेत, लिपिड्स आहेत. हे सगळं कोण आहे? पॉलिमर आहे. हे सगळे पॉलिमर्स आहेत. त्याच्यासोबत त्याच्यामध्ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है. वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पे एक्शन करते और बनता है बायोगैस. जो बायोगैस CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इतने सारे गैस कंटेन करता है। याची निर्मिती मिथॅनोजेनिक बैक्टीरिया प्लस डिकम्पोजर बैक्टीरिया, एसिडिफाइंग बैक्टीरिया, ऐसे अलग अलग ग्रुप के बैक्टीरिया मिलके करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मिथॅनोजेनिक बैक्टीरिया, जो एक प्रकार का आर्ची बैक्टीरिया है। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया? इट इज अ टाइप ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। ये एक किस्म का कौन सा बैक्टीरिया है? बोलो भाई, आर्ची बैक्टीरिया। इट इज अ काइंड ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। तो मिथॅनोजेनिक बैक्टीरिया, इसको और में मिथ्यानोसार्सिया, मिथ्यानोथ्रिक्स, मिथॅनोजेनिक बैक्टीरिया को और में नाम है मिथ्यानोथ्रिक्स या मिथ्यानोसार्सिया, मिथॅनोजेनिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अनएरोबिक बैक्टीरिया है, गाय के पेट से ही आते हैं गोबर के साथ, और ये गोबर को डाइजेस्ट करते हैं। जब वो गोबर को डाइजेस्ट करते हैं तब बनता है मीथेन, CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। खास तौर पे मीथेन का निर्माण करते। ये जो गैस बना, इस गैस को हम कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, जो सीमेंट का कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर ज़मीन की तरफ एक मेटेलिक डोम बनाते हैं, एक मेटेलिक डोम बनाते हैं, और इस डोम के अंदर वो जमा होता है गैस। जो गैस बनता है वो इस डोम के अंदर जमा होता है। यहाँ वाटर सील होती है, लीकेज समझ में आता है। अगर ये गैस इधर से जा रहा तो बबल निकलते हैं, वाटर का सील होता है, और यहाँ पूरा गैस जमा होता है इन द डोम। डोम से द गैस इज कलेक्टेड and it is supplied to nearby kitchens। नज़दीक के किचन्स की तरफ ये जाता है। कुछ जगहों पे तो इस गैस से लाइट भी जलाए हैं। मतलब गांव की जो बुनियादी समस्या है वो है गोबर का इस्तेमाल करना, गंदगी, कावडंग केक्स गौऱ्या बनवायच्या, त्या गौऱ्या चुलीमध्ये जाळायच्या, जाळत असताना खूप सारा धूर निघणार, त्या धुरामुळं वो लेडी, बच्चे, बूढ़े, इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। लंग्स बेकार, आंखें बेकार बनेगी, हेल्थ पे उसका बहुत सारा जो है ना बैड इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, खाना पकाने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। इसके कई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है कावडंग केक्स को जलाने की। गौऱ्या, शेणाच्या बनवलेल्या गौऱ्या जर तुम्ही जाळल्यात तर त्याच्यापासून जो धूर निघतो तो विषारी असतो। कारण त्या गौऱ्यांमध्ये काय काय, प्रोटीन्स, फॅट्स, ना जाने और क्या क्या। आणि त्याच्यामुळं जर तेच शेण, गोबर, अगर हम इस बायोगैस प्लांट में डालते हैं, गोबर गैस प्लांट में डालते हैं, तो मिथैनोजेंस इसको डाइजेस्ट करेंगे, गैस बनाएंगे। ये गैस इनफ्लेमेबल है लेकिन एक्सप्लोजिव नहीं है। गैस इनफ्लेमेबल है लेकिन एक्सप्लोजिव नहीं है, इसका विस्फोट नहीं होगा जैसे एलपीजी का हो सकता है। एलपीजी तो हमें अरब देश से मंगवाना पड़ता, यहाँ हमारे देश में बन रहा और हमारे मटेरियल से बन रहा। बोलतो कावडंग, शेती जर असेल तर ॲनिमल्स असतातच, आणि ॲनिमल है तो कावडंग है, गोबर है ही। जो वेस्ट उसको फेंकना है या चूल्हे में जलाना है, उसको बायोगैस प्लांट में डालो, उसका बनेगा एक इनफ्लेमेबल, जलने लायक बायोगैस। ये गैस ब्लू फ्लेम से जलता है, नीला फ्लेम न जलता, एंड इससे बर्तन भी काले नहीं होते। मतलब वो लेडी का भैया बहुत सारा काम कम हो रहा। एक तो खाना जल्दी से बनेगा, जलावन ढूंढ के लाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बर्तना बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे से काले नहीं हो रहे। स्वच्छता एक नंबर, किचन भी अच्छा। बऱ्याचदा असे ॲक्सिडेंट होतात की किचनमध्ये त्या गोवऱ्या ठेवलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये काहीतरी विंचू वगैरह झालेत किंवा बाकी के कीड़े। कई जगहों पे तो किचन में लाइट भी नहीं होता है, सो इट मेक्स अनहाइजीनिक कंडीशन। इससे अच्छा तो ये है, यू कैन प्रोड्यूस द बायोगैस, यूज इट फॉर किचन कुकिंग पर्पज विदाउट एनी डर्ट, विदाउट एनी स्मेल,
कोई बायोगैस का स्मेल नहीं आता है जलते समय, ब्लू फ्लेम से जलता है। मोटी मोटी बात याद रखो, बायोगैस बनाने वाला जो बैक्टीरिया है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है। बायोगैस का मेन कंटेंट मीथेन है, दूसरा वाला CO2 है, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन। इसके दो नाम याद रखो, IARI, KVIC, बरोबर। ये रहा हमारा बायोगैस प्लांट। इसके बाद एक अलग हेडिंग की तरफ हम जा रहे, उस हेडिंग का नाम है बायो कंट्रोल एजंट्स। मी या हेडिंगच्या अगोदर सिवेज ट्रीटमेंट एक सांगितलेली, आठवते? सिवेज ट्रीटमेंट सगळ्यांना आठवते? सिवेज ट्रीटमेंटमध्ये आम्ही हे बघितलं की जो हमारे शहर में बनने वाला बहुत ज़्यादा गंदा प्रोडक्ट वो है ड्रेनेज, सीवेज, ज्याच्यामध्ये वाटर, ऑर्गेनिक मैटर और बाकी की गंदगी होती है। इसको डायरेक्ट नदी में, तालाब में छोड़ने से पहले उसको ट्रीट करके अगर छोड़ेंगे तो पानी बनेगा स्वच्छ, पानी रहेगा स्वच्छ नदी का। हमने देखा किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद सेटलिंग टैंक एंड चौथा अनएरोबिक टँक। 4 स्टेप्समध्ये आम्ही सिवेजला पूर्ण ट्रीट करतो, कळतं ना? याच्या आधी आम्ही बघितलेले। याच्यानंतर एक हेडिंग आहे, फारच उपयोगी हेडिंग है, बहुत ही अच्छी हेडिंग है। उस हेडिंग का नाम है बायो कंट्रोल एजेंट्स। क्या नाम हेडिंग का? माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। जो माइक्रोब बायो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे आर रेफर टू एज द बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसको बहुत अच्छे से समझ लो। सदियों से हम खेती करते हैं, ओके, और खेती करते समय किसान का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि मुझे फसल ज़्यादा मिलनी चाहिए। प्रोडक्शन मला कसं भेटायला पाहिजे? कुणी शेतकरी असेल का असा जे म्हणाल मला प्रोडक्शन कमी पाहिजे? नाही, मला प्रोडक्शन जास्त पाहिजे। अच्छा, और एक उद्देश्य किसान का होता है वो कि प्रोडक्शन मुझे गांव में सबसे अच्छा चाहिए। पहला उद्देश्य, पूरे गांव से मेरे को प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा। आणि दूसरा उद्देश्य, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए। मुझे प्रोडक्शन कैसा चाहिए? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए। अच्छा, और एक उद्देश्य, तीसरा, किसान का तीसरा उद्देश्य, मला गावाच्या सगळ्यात आधी प्रोडक्शन पाहिजे। लावताना सगळ्याच्या सोबत लावायचं, पण घेताना मला सगळ्यात आधी पाहिजे, सगळ्यात जास्त पाहिजे। आणि गावात सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे की फलाण्याचं जे प्रोडक्शन आहे, जे प्रोडक्ट आहे ते क्वालिटी आहे। सपोज पेरू का खेती कर रहे आप गावा, तर तुम्हाला गावातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांपेक्षा पेरू चांगले पाहिजे, उत्पन्न जास्त पाहिजे आणि उत्पन्न लवकर पाहिजे। लेकिन इसमें कई दुश्मन हैं, आपके खेती के फसल के कई दुश्मन भी है। हेडिंगचं नाव काय? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब को हम बायो कंट्रोल एजेंट बोल के इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? देखो, किसान को जल्दी प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी चाहिए, लेकिन एक सबसे मोटी समस्या ये है कि आपकी फसल को ग्राहक खाएंगे तब खाएंगे, लेकिन खेत में पहले उसको कीड़े खाते हैं, कीड़े लगते हैं। फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है कीड़े, बोले तो इंसेक्ट पेस्ट। दूसरा दुश्मन है पैथोजन। एक दुश्मन दिखता है, एक नहीं दिखता है। व्हाट इज पेस्ट? इसी पेस्ट का मतलब होता है ऐसा एजेंट जो फसल को इकोनॉमिकल डैमेज करता है। तुमच्या शेतामध्ये फुल आळ्या पडल्या, किडे पडले, पण तरी सुद्धा तुमची फसल, तुमचं प्रोडक्शन
त्याच भावानं विकलं आणि तितकंच झालं तर तो पेस्ट नाही, पडला पण तो पेस्ट नाही. आपण पेस्ट कधी म्हणतो, जर एखादा एजंट, बायोलॉजिकल एजंट तुमच्या शेतावर पडला आणि त्यानं तुमचं आर्थिक नुकसान केलं, जर त्याच्यामुळे तुमचं आर्थिक नुकसान झालं तर तो पेस्ट, अदरवाइज नॉट. पेस्ट का डेफिनेशन क्लियर करो. कई लोग पेस्ट को समझ ही नहीं पाते. अच्छा, और एक प्रॉब्लम, कई लोग पेस्ट बोले तो कीड़ा आणि कीड़ा बोले तो पेस्ट समजते. मराठीमध्ये पेस्टला कीड म्हणतात. कीड इज नॉट इक्वल टू किडा. कीड वेगळं, किडा वेगळा. किडा इज आर्थ्रोपोडा. कीड नॉट नेसेसरीली आर्थ्रोपोडा. कीड जी असते ती पेस्ट. असा कुठलाही एजंट ज्याच्यामुळे तुमच्या पिकाचं आर्थिक नुकसान होत आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज पेस्ट. शेतामधला पहिला दुश्मन तुमचा पेस्ट आहे आणि दुसरा दुश्मन तुमचा पॅथोजन आहे. पेस्ट मध्ये सगळ्यात जास्त आर्थ्रोपोड्स येतात, ये मानते हम, लेकिन सिर्फ आर्थ्रोपोड ही पेस्ट नहीं है. आर्थ्रोपोड्स के अलावा भी कई चीजें एज अ पेस्ट होती है. आप समजते हैं. बऱ्याचदा पेस्ट जो असतो ना, तो बर्ड सुद्धा असू शकतो. पक्षी ऑल्सो कैन वर्क एज अ पेस्ट. साक्षी, कैसे? अगर बर्ड आपके इसको खा के जा रहा, फसल को, तो भी तो पेस्ट है. पेरू खायला पोपटा आले, आपका तो आर्थिक नुकसान होणार भाई. आर्थिक नुकसान करणारं कुणीही पेस्ट असतं. कळलं का? मग सांगा पेस्ट म्हणजे काय? एनी एजेंट विच कॉजेस इकोनॉमिकल डैमेज टू क्रॉप. एनी बायोलॉजिकल एजेंट जिससे आपके फसल को इकोनॉमिकल डैमेज होता है, वो पेस्ट है. सबसे ज़्यादा, डेफिनेटली सबसे ज़्यादा 99% आर्थ्रोपोड्स माने इंसेक्ट्स पेस्ट बोल के काम करते हैं. पैथोजिन में बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, वायरसेस आते हैं. पेस्ट में और निमेटोड्स भी आते हैं. निमेटोड, अल्लियां. अतः ये तो कई बार आपको दिखते, ये तो दिखते भी नहीं है. फिर किसान क्या करता, इनको मारने के लिए दवाई की दुकान पे जाता, जो कम से कम एक 1960 के बाद हमने खेत में रासायनिक दवाइयाँ, केमिकल पेस्टिसाइड डाल के पेस्ट को मारने को शुरू किया. 1960 के बाद केमिकल पेस्टिसाइड्स जहर मार्केट में आए. ये जहर हम फवारते दो चीज़ों के लिए, इनके लिए और इनके लिए. बात समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द योर कॉटन. ये आपका कॉटन का प्लांट है और इसके ऊपर कुछ कीड़े पड़े हैं. पूरा ध्यान दो. कॉटन का सबसे बड़ा दुश्मन है बोलवर्म. बोलवर्म मराठी में, याला मराठीमध्ये म्हणतात बोंडआळी. सबसे बड़ा दुश्मन बोंडआळी. तिचं पूर्ण नाव है हेलियोथिस आर्मीजेरा. अच्छा, ऐसी बाकी के और कई पेस्ट है. पेस्ट में कई प्रकार पड़ते हैं. सकिंग पेस्ट जो जूस पीते हैं, कटिंग पेस्ट जो कट करते हैं, रोलिंग पेस्ट जो एखादे पत्ते के अंदर बैठ करके उस पत्ते को ऐसा रोल करते हैं, बोरिंग पेस्ट बोर करते, बोर छिद्र पाड़ने, खोडाला नहीं तो फळाला नहीं तो कळीला, ऐसे कई जगहों पे वो क्या करते हैं, सुराख बनाते हैं. और बरोबर, इनको मारने के लिए 1960 से 60 के पहले ये मैटर नहीं था, जिसका नाम है केमिकल पेस्टिसाइड्स. इनको मारने के लिए वो यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स. और 60 से लेकर के आज तक तकरीबन 60 साल हुए. 60 सालों में हमने करोड़ों 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 टन्स ये जहर जमीन में डाला है, पानी में डाला है, हवा में डाला है, हमारे शरीरों में, बॉडियों में डाला है.
अब बोलेंगे सर कीड़े मारने को डालते हैं, हमारे बॉडी में थोड़े डालते, वो आ जाता है। कैसे आता देखो, कि जब हम ये फवारा, सपोज यहाँ पे कीड़ा है, इस कीड़ों को मारने के लिए हम ये फवारा डालते इसके ऊपर स्प्रे, और ये स्प्रे जो है वो जब इसके ऊपर डालते, इस प्लांट पे डालते, तो ये स्प्रे कीड़े को सिर्फ 1% स्प्रे हिट करता, ओनली 1% हिट द इंसेक्ट या पेस्ट, बाकी 99% ऑफ द पेस्टिसाइड ओके स्प्रेड इन एटमोस्फियर। भाई फसल को बचाने के लिए कीड़ा मारना है, अगर कीड़ा नहीं मारेंगे तो ये कीड़ा फसल को 70% खा लेता है, मतलब प्रोडक्शन तो 70% कम हुआ, 30% जो बच गया वो हमारे खाने के लायक नहीं रहता, मतलब उसकी क्वालिटी भी खराब हो गई, मतलब 100% का लॉस। तो आपको पेस्ट को तो मारना है, उस कीड़े को तो मारना है। तो कीड़े को मारने के लिए आपके पास तरीका क्या है? 1960 से जो तरीका इस्तेमाल हो रहा वो है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड कीड़ों को मारने वाला जहर। अब ये जहर बाहर से डाल रहे तो इसका असर कितना है? 1% ऑफ द पेस्टिसाइड हिट द इंसेक्ट, 99% ऑफ द पेस्टिसाइड it will fall on the ground. 99% 99% पेस्टिसाइड पसरल, कुठं पसरल ते? हवा आणि पाणी आणि ग्राउंडवर, जमिनीवर पडल ते। अच्छा, अब बोलेंगे सर पड़ा तो पड़ा, क्या फर्क पड़ रहा? नहीं, फर्क क्या पड़ रहा? ध्यान से सुनो, ये जो 99% यहां पड़ा है, तो भैया मट्टी में, जमीन में ओके उपयोगी यूजफुल प्रकार के कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनको बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। 100 किस्म के 100 टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलायझर्स आर प्रेझेंट इन द सॉइल। 100 प्रकारचे बायो फर्टिलायझर आहेत जे तुमच्या शेताला फ्रीमध्ये नायट्रोजन देतात, फॉस्फरस देतात, म्हणजे यूरिया वगैरह टाकायची गरज नाही। अच्छा, ये जो स्प्रे यहाँ गिरेगा वो 100 टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स जो यूजफुल बैक्टीरिया फंजाई है उन पे अटैक करता है और ये मारे जाते हैं इस स्प्रे की वजह से। हमने तो एक को मारने को डाला था, वो था इंसेक्ट पेस्ट, लेकिन ये मार रहे बायोफ्लोरा एंड बायोफोना। पेस्टिसाइड causes indiscriminate killing of important useful bioflora and fauna, that is useful microbes in soil. सॉइलच्या मधले जे चांगल्या प्रकार, लक्ष इकडे दे, सॉइलच्या मधले जे चांगल्या प्रकारचे बॅक्टेरिया आहेत, चांगल्या प्रकारचे मायक्रोब्स आहेत, ज्याला आपण म्हणू बायोफ्लोरा अँड बायोफोना। ओके, 1960 के पहले केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड दोनों नहीं थे, ना फर्टिलाइजर थे ना पेस्टिसाइड थे, फिर भी खेत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि सॉइल में बायोफ्लोरा और बायोफोना था। हे मायक्रोब सॉइलला नॅचरली नरिश करतात, इनको बायो फर्टिलायझर बोलते। पायल जे ॲटमॉस्फिअर मधलं नायट्रोजन घेतात सॉइलमध्ये टाकतात, बरोबर, आणि यांच्या 100 पेक्षा जास्त जाती आहेत। हे वाक्य बघा काय म्हणते, 99% जे पेस्टिसाइड पडतं जमिनीवर, इट कॉजेस, ते पेस्टिसाइड कॉजेस इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंगचा अर्थ होते अनवॉन्टेड किलिंग, नको असलेली किलिंग। ये कत्ल करता, अरे भाई अगर कीड़े के लिए डाला तो कीड़ा कत्ल होना, कीड़ा मरना नहीं, यहाँ पे कीड़े से कई अधिक मात्रा में दूसरे जीव जंतु मारे जा रहे।
ते जहर खाली पडलं, बॅक्टेरिया फंजाय मेले, जे कामाचे ते मेले, दूसरी फ्रॉग्स मेले, अर्थवर्म मेले, सांप मर गए। ये तो फ्रेंड ऑफ फार्मर है। सारे सांप जहरीले नहीं होते, कितने सांप रैट को खाते हैं। रैट को खाने वाला सांप तो फ्रेंड ऑफ फार्मर हुआ ना। धामन जात का रैट स्नेक जो बोलते हैं, धामन बोले तो रैट स्नेक, इट इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर हो गया। तो अर्थवर्म फ्रेंड ऑफ फार्मर, फ्रॉग फ्रेंड ऑफ फार्मर, इनका क्या दोष है? तो जब वो स्प्रे नीचे पड़ता है तो इनको भी लपेटे में लेता है। इस चीज को बोलते इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, द किलिंग दैट शुड नॉट हैपन। ये कत्ल नहीं होनी चाहिए, वो भी मारे जाते हैं। इसीलिए आपकी जमीन सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर पर ही डिपेंड होती है। बाद में आप केमिकल फर्टिलाइजर डालो और फसल बढ़ाओ, आपके नेचुरल फर्टिलाइजर जो थे वो सब मर गए। बरोबर साक्षी? तुम्ही बघितलं असेल खतं टाकताना किती खत टाकतायत, याचं कारण शेतामध्ये नॅचरल खतच उरलं नाही। ज्यांनी तुमच्या शेताला नरिश करायचं होतं, ज्यांनी न्यूट्रिएंट टाकायचे होते ते वाचलेच नाही, ते आम्ही स्वतः हाताने मारतोय त्यांना बाय ॲप्लिकेशन ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स। अच्छा, एक अजून काही लोक म्हणले सर ठीक आहे इट्स ओके, आम्ही यांना मारतोय ना, मग मेलं तर मेलं, आमचं पीक तर वाचाले आणि त्या पिकामुळे का नाही हे किडेचं 100% आम्ही मारू। आम्ही पिकाला वाचवण्यासाठी या इन्सेक्टला, या पेस्टला नाही सोडणार। आता शेतकरी तर तोच विचार करतोय सध्या, मला पर्यावरणाचं काही घेणं देणं नाहीये, मला प्रोडक्शन जास्त मिळालं बस। अजून एक मोठी चूक, घोडचूक शेतकरी करत आहेत। कोणती घोडचूक माहिती? ध्यान से सुनो, आपके फवारे से यहाँ जमीन की माइक्रोबायोलॉजी तो मर रही, फ्लोरा फाना तो मर रहा, जो अगर बचता था तो शायद आपको जमीन में फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसको इस जहर से तो आप मार रहे, लेकिन और एक गलती कर रहे, वो ये है भैया कि आप इस कीड़े को दुश्मन मानते सही है। सपोज ये बोलवर्म में अल्लिए कपास के फल की, ये उस कपास के फ्रूट को खाती है, कपास को खाती है, आपका नुकसान होता है, मारो उसको। लेकिन नेचर का और एक नियम, कुदरत का और एक नियम आपको एक बात सिखाता, वो ये है कि कोई भी जीव 100% अगर खत्म किए पर्यावरण से, तो उसका असर दूसरे कई जीवों पे होना ही होना है। क्योंकि कोई भी जीव फूड चेन में कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। हर जीव जो है वो दूसरे से जुड़ा है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज जस्ट लिंक्ड विद द अदर इन द फूड वेब, इन द फूड चेन। हर एक का जीवन दूसरे पे डिपेंड है। जब हम किसी एक को इरेडिकेट करने की सोचते हैं, इरेडिकेशन, इसका मतलब होता है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना। इसका मतलब होता है समूल नष्ट करने। समूल इरेडिकेशन मतलब 100% किलिंग, 100% किलिंग को बोलते इरेडिकेट करना। बरोबर ना साक्षी? शेतकऱ्याला तर वाटलंच ना की माझा दुश्मन जर 100% मेला तर बरंच है। आप आपके दुश्मन को छोड़ना चाहती है? नहीं, आपकी तो इच्छा रहेगी मर जाना, खप जाना। लेकिन कुदरत एक बात बोलती है, अगर आपके 100 दुश्मन है तो 9 को खपाओ, 1 को तो बचाओ। बरोबर है? देखो, यहां कुदरत का नियम वही बोलता है, कीड़े आपके दुश्मन है, पर्टिकुलर जाति के कीड़े आपके दुश्मन है। सपोज ये बोलवर्म आपका दुश्मन है, आपको बहुत नुकसान कर रहा, तो उसके ऊपर जहर डाल के मारो, त्याला मारा। पण
मॅनेजेबल लेवलमध्ये त्याला जिवंतही ठेवा. त्याची संख्या एवढी असली पाहिजे की ज्याच्यामुळे तुम्हाला त्रास होणार नाही. मी याचा दुसरा अर्थ सांगतो. मच्छर तुम्हाला तकलीफ देतात. तुमच्या घरात 100 मच्छर आहेत, पण जर फक्त 2 मच्छर राहिले तर तुम्हाला तकलीफ होणार नाही. म्हणजे तुम्ही असं मारा त्यांना की 2 राहिले तरी चालतील, आपल्याला विशेष फरक पडणार नाही. पृथ्वी तलावरून सगळे मच्छर गायब करणार मी. एक मच्छर बघतो म्हणलं त्याचा चेहरा तर दिसणार नाही, असा जर तुमचा विचार असेल तर तो चूक आहे. कारण मच्छर जो है वो भी हमारे फूड चेन का हिस्सा है. वो कहीं ना कहीं तो लिंक्ड है. वो खत्म हो जाएंगे तो उससे रिलेटेड कई जीवों पे असर पड़ेगा. बरोबर ना? अरे बाबा, असा एकही जीव नाहीये ज्याचा दुसऱ्या जीव सोबत काहीच कनेक्शन नाही. कोई नहीं. बायोलॉजी में हर जीव एक दूसरे से लिंक्ड है. और इसीलिए किसान अगर इनको इरेडिकेट करने की सोच रहा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा. नंबर 1, देयर शुड नॉट बी इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ what you say useful microbes. Number 2, there should not be eradication of the pest also by the application of pesticide. जब आप जहर डाल रहे, आपका उद्देश्य क्या है? कशाला जहर टाकले तुम्ही? टू किल पेस्ट. जर कोणी शेतकऱ्याला विचारलं का बरं विष टाकताय तुम्ही, ते म्हणते तुला कळत नाही का, मला माझ्या शहरामध्ये आपलं शेतामध्ये काय झालेत, आळ्या झाल्यात, किडे झालेत, मी त्याला मारणार. बरोबर आहे. फसल मला जास्त पाहिजे, प्रोडक्शन जास्त पाहिजे. बिल्कुल किल द पेस्ट, बट किल अप टू मैनेजेबल लेवल. डोंट इरेडिकेट. 100% किल किए तो उसका असर जो है वो पड़ेगा दूसरे योर लाइफ पे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे. दैट इज वाई देयर शुड नॉट बी द 100% और 100% इरेडिकेशन. इरेडिकेशन नाही पाहिजे, बट पेस्ट किती पाहिजे? मॅनेजेबल लेवलला. पेस्ट शुड बी ॲट मॅनेजेबल लेवल अँड शुड नॉट बी इरेडिकेट. शुड नॉट बी इरेडिकेट 100%. 100% खतम नाही करायला पाहिजे. आता एवढं बघा ना की कोब्रा आम्हाला दुश्मन वाटतो, नाग, कोब्रा. मग जर कुठं कोब्रा दिसला तर त्याला आटोकाट प्रयत्न होतो मारायचा. मग असं करू द्या, कुणाला सहज एखाद्या व्यक्तीला जर विचारलं मग तू कोब्राबद्दल काय विचार आहे, त्यानं सांगाल एकही कोब्रा पृथ्वीवर जिवंत नाही राहिला पाहिजे. पृथ्वीवरचं सोडून द्या, माझ्या गावात तरी नाही राहिलं पाहिजे, माझ्या शेतात तरी कोबरा नहीं दिसायला पाहिजे. कसं काय? अगर उसने मेरे को टच किया मैं तो मर गया. कोई बोलेगा ठीक है भाई जहरीला सांप है, अगर वो ख़त्म होता है पूरी तरह से तो उसकी क्या गलती है? वो किसान तो सही बोल रहा. लेकिन कोबरा सुद्धा 100% तुमच्या गावातून, तुमच्या शेतातून, तुमच्या गल्लीतून नाही व्हायला पाहिजे. सगळे कोबरा गायब तर त्याचा असर दुसऱ्या जीवांवर नक्की पडणार. रैटची संख्या भरमसाठ वाढणार. रैट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. इट विल इंक्रीज सो हाय. आणि असे सगळे जीव जे कोबरा खात होता ते वाढतील आणि ते तुम्हाला त्रास देतील. जसं की रॅटचा त्रास तुम्हाला प्लेग सारख्या बिमाऱ्या पसरवण्यामध्ये आहे. अन्नधान्याची नासाडी. इट विल मेक द वेस्टेज ऑफ क्रॉप्स, डैमेज ऑफ क्रॉप स्पायल. बहुत ज़्यादा क्रॉप का डैमेज करेगा वो कोबरा. नहीं करेगा, रैट करेगा. तो रैट को कौन खाएगा? कोबरा खाएगा. तो इस तरह से कोबरा बचना ज़रूरी है. सर्प मित्र ऐकला असेल तुम्ही, फ्रेंड ऑफ स्नैक्स. उसको अगर कॉल करते हैं आप तो आते हैं और कोबरा को ज़िंदा पकड़ते हैं. कळतं?
बरेचसे लोक फ्रीमध्ये काम करून देतात थे, उसको दूर जंगल में जाके छोड़ देते हैं, उसको मारते नहीं, क्योंकि अगर हर व्यक्ति कोबरा मारने लगा तो भैया कोबरा तो बचेगा ही नहीं. आणि तसंही जनरल में अगर सर्प मित्र नहीं रहता हर कोई व्यक्ति, जनरल किसी व्यक्ति को मिला तो उसकी तो वो मौत पक्की है. किसकी? कोबरा की. आप समझते हैं ना, कोबरा से ज़्यादा खतरनाक तो इंसान है, वो एक भी कोबरा को ना छोड़े. सो दिस इज एक्चुअली मतलब अनवांटेड किलिंग. तो अगर ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हम पेस्टिसाइड ना डालें फिर भी पेस्ट को मैनेजेबल लेवल में रखें, मैनेजेबल अर्थ करते हैं अगर उसकी नंबर एक लेवल में है जिसका हमें कोई तकलीफ नहीं है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है. सो वो हम बायो कंट्रोल एजेंट्स में देखते हैं, मतलब ऐसे कुछ एजेंट्स, ऐसे कुछ माइक्रोब्स, ऐसे कुछ तरीके जिससे हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हैं. केमिकल पेस्टिसाइड बिना डाले हम सिर्फ कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स इस्तेमाल करके पेस्ट को कंट्रोल करते हैं. वो तरीका हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. बरोबर है.